हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशु सोनी और आप लोग क्लास 10 से क्लास 11 में पहुंच गए हो और आप लोग का जो सिरदर्द था क्लास 10 का बोर्ड वो कवर हो चुका है। मतलब आप लोग उसको फोड़ चुके हो, आप लोग उसमें बहुत अच्छे मार्क्स ला चुके हो और आप लोग क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप लोग यहाँ पर बहुत सारे नए नए टर्म सुन रहे हो, जैसे एम्स क्या होता है, नीट क्या होता है, JEE क्या होता है, IIT क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग आज बात करने वाले हैं IITs की कि व्हाट इज़ IIT, IIT होती क्या है, लोग इसके पीछे इतना पागल क्यों हो रहे हैं, लोग इसके पीछे बार बार इसके लिए बात क्यों कर रहे हैं। आखिर 10th के बाद कुछ बच्चे, जो कुछ आपके दोस्त होंगे, वो कोटा चले गए होंगे और वहाँ पर वो तैयारी कर रहे हैं IIT की। तो ये IIT है क्या, इसको डिटेल में समझते हैं, क्योंकि अब अभी आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है कि अगर आप लोग मैथ लिए हो, मैथ स्ट्रीम क्लास 11th में, मतलब साइंस स्ट्रीम में आपने मैथ चुना है, PCM चुना है, तो IIT क्या है ये आपके लिए एक तरीके से बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि बाद में आपको बहुत लेट में पता लगता है कि काश अगर मुझे कोई पहले बताने वाला होता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। ठीक है, तो IIT क्या है, आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं और डिटेल में एकदम इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है, क्योंकि एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। और पहले समझेंगे कि IIT है क्या, उसके बाद इसको कैसे क्रैक करना है या फिर कैसे इसके लिए पढ़ाई करनी होती है, हर एक चीज़ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को ऐसे देख रहे हैं नॉर्मली, तो हो सके तो आप एक पेन पेपर ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और यहाँ पर अगर आपको लगे कि हाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपने लिए नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको बाद में सहूलियत होगी कि हाँ ये चीज़ मैंने बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ IIT। ठीक है, IIT सुन रहे हैं, IIT लोग बोल रहे हैं कि IIT IIT IIT। अभी हाल ही में महाकुंभ में एक बाबा फेमस हुए थे, IITian बाबा, उनके नाम में भी IIT लगी है। सोचने वाली बात है कि नहीं। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज़ IIT, आखिर IIT है क्या। तो समझते हैं। IIT स्टैंड फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक तरीके से बहुत अच्छा कॉलेज है इंडिया में, टेक्नोलॉजी के लिए, साइंस के लिए, रिसर्च के लिए और यहाँ पर इंजीनियरिंग के लिए। मतलब सबसे बेस्ट कॉलेज, इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज कौन है? IIT। These are the group of the autonomous public टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़। ये एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है इंडिया में। दे आर एमंग द टॉप मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। मतलब ये भारत की सबसे टॉप मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है कंट्री का। मतलब सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है, सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है ये भारत का। तो आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा कि IIT है क्या। IIT स्टैंड फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ये भारत की सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में से एक है। मतलब यहाँ पर सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है IIT। और जैसे बोलते हैं ना कि सबसे टॉप पर बाप कौन है, तो ये IIT है। सब सभी कॉलेज का पिता कौन है? IIT ही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वाई IIT इज सो फेमस। हमारे माइंड में दूसरा क्वेश्चन आता है कि IIT इतना फेमस क्यों है, वाई, इसका पीछे का कारण क्या है। हमारे इंडिया में बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन IIT ही इतनी फेमस क्यों है, ऐसा क्या है इसमें, इसके पीछे लोग पागल हैं। ठीक है, तो उसको समझते हैं। वाई IIT इज सो फेमस, उसका भी आंसर हमारे पास है। वाई इज IIT सो फेमस। तो सबसे पहला कारण है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। IIT एक ऐसा कॉलेज है जहां पर आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देखने को मिल जाएगा। IIT ऑफर हाई क्वालिटी एजुकेशन इन इंजीनियरिंग। IIT सबसे हाई क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, किसमें? इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, मैनेजमेंट में भी IIT सबसे टॉप पर है। तो IIT वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। सबसे पहला पॉइंट तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, ये वहाँ का एजुकेशन है वो अलग ही लेवल का है। दूसरा, वहाँ पर ब्रिलियंट फैकल्टी है। मतलब वहाँ पर जो पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो वहाँ पर टीच करते हैं, जो बच्चों को सिखाते हैं, वो भी एक अलग लेवल के होते हैं। क्योंकि वहाँ के हर एक प्रोफेसर कुछ ना कुछ अपने लाइफ में अचीव करके ही, मतलब अचीवमेंट वहाँ पर अचीव, मतलब वहाँ पे जो टीचर है वो कुछ ना कुछ अचीव, अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव ही किए हैं। प्रोफेसर आर ऑफ्टन टॉप रिसर्चर्स एंड एक्सपर्ट इन दियर फील्ड। मतलब वहाँ पर जो भी प्रोफेसर हैं
जो भी वहाँ पे टीच कर रहा है वो तो एकदम टॉप रिसर्चर होंगे या फिर एकदम एक्सपर्ट होंगे अपने फील्ड में, नो डाउट। मतलब उनको एकदम एक तरीके से एकदम जैसे होता है ना कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है ना, वैसे वहाँ पर हर एक प्रोफेसर अपने काम में एकदम स्पेशलिस्ट है। और नो डाउट इसीलिए वहाँ की जो फैकल्टी वो भी क्या है, ब्रिलियंट फैकल्टी है। तीसरा हमारा आता है ऑसम प्लेसमेंट। अगर कोई यहाँ से पढ़ के निकलता है तो उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छे अच्छे जगह होता है। स्टूडेंट गेट प्लेस्ड इन बिग कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन एंड टॉप स्टार्टअप्स विथ ह्यूज सैलरी पैकेज। अब यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनको बड़े बड़े कंपनियों में जॉब मिल जाती है, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, या फिर और भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पर इनको हाई पैकेज वाली सैलरी मिल जाती है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। तो तीसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि आईटी क्यों फेमस है। अभी आगे भी देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क। अब जो भी आईटी से पढ़ के निकलता है, मतलब आईटी में जो भी आता है, जो भी पढ़ के निकलता है, तो उसके जो दोस्त रहते हैं ना वो भी एक जगह अच्छे अच्छे पोस्ट पर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी जाता है वो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में करता ही है। तो आईआईटियंस आर लीडिंग सीईओ, एंटरप्रेन्योर, साइंटिस्ट एंड टेक लीडर अराउंड द वर्ल्ड। अब इनका जो नेटवर्क होता है, मतलब इनके आसपास जो लोग रहते हैं आईटी में जो पढ़ते हैं वो कुछ ना कुछ तो अपने लाइफ में मचाते ही हैं। तो आईआईटियंस के जो एलुमनाई नेटवर्क होता है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर एक आईआईटियन है तो उसका कोई दोस्त हो सकता है सीईओ होगा, उसका कोई दोस्त हो सकता है साइंटिस्ट होगा, उसका कोई दोस्त होगा वो बहुत बड़ा टेक लीडर होगा। मतलब उनका जो नेटवर्क बनता है आईटी में, जो लोग जाते हैं वहाँ पढ़ाई करते हैं, उनका जो नेटवर्क बनता है वो भी एक तरीके से बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छा होता है। और पांचवा हमारा आता है ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। मतलब अगर आपके पास आईआईटी की डिग्री है तो पूरा वर्ल्ड आपको क्या करेगा, रेस्पेक्ट देगा, सम्मान देगा। सो हियर आर द रीज़न, मतलब ये कुछ कारण है जिसके कारण से हम लोग बोल सकते हैं वाई आईआईटी सो फेमस। हम लोग इन सब बातों को बता सकते हैं। और मतलब इन सब बातों का जो आपका क्वेश्चन था कि वाई आईआईटी सो फेमस, तो यहाँ पर एक अच्छा आंसर आपको मिल गया होगा कि आईआईटी इतनी फेमस क्यों है। अब हाउ मेनी आईआईटीज आर देयर, हमारा अगला क्वेश्चन आता है हमारे इंडिया में कितनी आईआईटीज हैं, क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा है। और यहाँ पर अगर बच्चों की पढ़ाई की बात किया जाए तो अगर एक कॉलेज होगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आईआईटी के एक कॉलेज नहीं है, आईआईटी के बहुत सारे कॉलेज हैं। तो बता दो भाई कितने कॉलेज हैं आईआईटी के। तो हमारा जो क्वेश्चन है हाउ मेनी आईआईटीज आर देयर। सो करेंटली देयर आर करेंटली 23 आईआईटीज अक्रॉस द इंडिया। तो आज के समय में पूरे भारतवर्ष में लगभग 23 आईआईटीज हमारे भारत में हैं। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन, अब यहाँ पे कुछ जो नीचे लिखा हुआ है ये हमारे कुछ पॉपुलर आईआईटी हैं। जैसे हमारा वाला हो गया आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, ठीक है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी गुवाहाटी। ये कुछ टॉप के जो इंस्टीट्यूट हैं उनका मैंने यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। जैसे आईआईटी बॉम्बे सबसे फेमस कौन सा है, आईआईटी बॉम्बे है। जितने भी टॉपर होते हैं वो इसी को चुनते हैं, मतलब ये नंबर 1 पे हमारा ये आता है। हालांकि NIRF रैंकिंग एक होती है वो अलग चीज़ होती है, लेकिन जितने भी जो टॉप करते हैं जे एडवांस को, अब जे एडवांस क्या होता है इसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आईआईटी में जाने के लिए वो एक एग्ज़ाम होता है, उसमें जो बच्चे टॉप करते हैं वो ज़्यादातर किसको चूज़ करते हैं, आईआईटी बॉम्बे को। तो सबसे फेमस वाला कौन सा है, आईआईटी बॉम्बे हो गया। उसके बाद दिल्ली, उसके बाद आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी गुवाहाटी। ये कुछ फेमस के आईआईटीज़ हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक तरीके से लिस्ट पूरा देख लेते हैं कि हाँ जो 23 आईआईटी है उसमें से कौन, मतलब वो कौन कौन सी है, उसको हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग डिटेल में समझ रहे हैं, डिटेल में जान रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है। अगर आप किसी और स्टेट से देख रहे हो, हालांकि मैं यूपी में रहता हूँ, अगर आप किसी और स्टेट से देख रहे हो तो आप अपना देख लो कि हाँ आपकी स्टेट में कौन कौन सी आईआईटी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड या फिर फर्स्ट जनरेशन आईआईटी की। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसके बाद आईआईटी को स्टेबलाइज किया गया था। तो यहाँ पर मतलब 1990 के पहले की बात कर रहे हैं, मतलब 1951-57 उस समय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो सबसे पहले आईआईटी को स्टेबलाइज किया गया था आईआईटी खड़गपुर। सबसे पहला आईआईटी हमारा है आईआईटी खड़गपुर। अब ये आईआईटी खड़गपुर सबसे बड़ा आईआईटी है। इसमें मतलब शायद 8
8 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। मतलब पूरा जो एरिया है वो एक स्क्वायर बनाएंगे तो 8 किलोमीटर इधर, 8 किलोमीटर इधर, इतना बड़ा वो कॉलेज है, उसका कैंपस इतना बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले आता हमारा आईआईटी खड़गपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है और इसको स्टेबलाइज किया गया था 1951 में, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है आईआईटी बॉम्बे, जो कि महाराष्ट्र में है और इसको स्टेबलाइज किया गया था 1958 में। हमारे बाद इसके बाद हमारा अगला आता है आईआईटीएम, मतलब आईआईटी मद्रास, जो कि तमिलनाडु में है और इसको स्टेबलाइज किया गया था 1959 में। अगला हमारा है आईआईटी कानपुर, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में है और ये भी स्टेबलाइज हुआ था 1959 में। इसके बाद हमारा आता है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली को स्टेबलाइज किया गया था 1961 में। उसके बाद हमारा आता है आईआईटी रुड़की, जो कि आसाम में है और ये स्टेब्लिश हुआ था 1994 में। उसके बाद हमारा आता है आईआईटी, सॉरी मैंने आईआईटी रुड़की बोला है, ये आईआईटी गुवाहाटी है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है आईआईटी रुड़की, जो कि उत्तराखंड में है और ये इस यूनिवर्सिटी को, मतलब ये जो आईआईटी रुड़की है, आईआईटी रुड़की का जो कॉलेज है, ये पहले किसी और नाम से विख्यात था, पहले किसी और नाम से फेमस था। बाद में सरकार ने इसको आईआईटी के नाम से, मतलब आईआईटी का रूप देकर इसको एक नया कॉलेज बना दिया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ जो ओल्ड जनरेशन के, मतलब जो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की जो आईआईटी है, जो सबसे बेस्ट वाली है, वो ये हैं। अब कुछ न्यू आईआईटी हैं जो कि 2008 के आसपास स्टेबलाइज हुई थी। तो उसमें आता है आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है और 2008 में उसको बनाया गया था। आईआईटी गांधीनगर, जो कि गुजरात में है, ये भी 2008 में इसको बनाया गया था। आईआईटी हैदराबाद, ये है तेलंगाना में और इसको भी 2008 में बनाया गया था। इसके बाद हमारा आता है आईआईटी जोधपुर, जो कि राजस्थान में है, इसको 2008 में बनाया गया था। इसके बाद हमारा आता है आईआईटी पटना, जो कि बिहार में है और इसको भी 2008 में बनाया गया था। इसके बाद हमारा आता है आईआईटी रोपड़, जो कि पंजाब में है और ये भी 2008 में ही इसको भी बनाया गया था। उसके बाद हमारा आता है आईआईटी इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है और ये 2009 में बन के तैयार हुआ था। इसके बाद हमारा आता है आईआईटी मंडी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है और इसको भी 2009 में तैयार किया गया था। बात करें अपनी न्यू आईआईटी की, तो हमारे पास आता है आईआईटी धनबाद हो गया, आईआईटी पलक्कड़ हो गया, आईआईटी तिरुपति हो गया, आईआईटी भिलाई हो गया। आईआईटी धनबाद जो कि झारखंड में है और इसको पहले ये कोई और कॉलेज था, ठीक है, लेकिन इसको अपग्रेड करके 2016 में आईआईटी बना दिया गया और ये ओरिजिनली मतलब ये सबसे पहले आईएसएम धनबाद के नाम से भी ये कॉलेज प्रसिद्ध है। इसके बाद हमारा आता है आईआईटी पलक्कड़, ठीक है, जो कि केरला में है, इसको भी 2015 में इसको बनाया गया था। इसके बाद हमारा आता है आईआईटी तिरुपति, जो कि आंध्र प्रदेश में है और इसको भी 2015 में बनाया गया था। इसके बाद हमारा आता है आईआईटी भिलाई, आईआईटी गोवा, आईआईटी जम्मू और आईआईटी धारवाड़, ठीक है, जो कि कर्नाटक में है। आईआईटी जम्मू कश्मीर में है, आईआईटी गोवा में है, आईआईटी भिलाई छत्तीसगढ़ में है। तो ये कुछ आईआईटी हैं जो कि एकदम न्यूवेस्ट हैं। हालांकि यहाँ पर एक आईआईटी आई थिंक छूट गया है, जो कि आईआईटी बीएचयू है और आईआईटी बीएचयू भी आई थिंक 2010 के आसपास उसको भी आईआईटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि आईआईटी बीएचयू जो है वो बीएचयू एक अलग इंस्टीट्यूट है, एक वो अलग कॉलेज है, लेकिन उसको भी आईआईटी बना दिया गया, सरकार ने उसको भी आईआईटी में मतलब कन्वर्ट कर दिया है। हालांकि वो बीएचयू अलग है, लेकिन उसमें से भी कुछ हिस्सा आईआईटी को बना दिया गया है, ठीक है। तो इतना बात क्लियर हो गया। अब हम लोग समझ चुके हैं आईआईटी क्या होती है, कहाँ कहाँ पर आईआईटी है और इतना फेमस क्यों है, ये भी जान चुके हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हाउ टू क्रैक आईआईटी आफ्टर 12th, ठीक है। हाँ, लोग इतना पागल क्यों हैं, इसके पीछे का क्या चक्कर है, हम लोग जान चुके हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि आईआईटी इतनी, मतलब आईआईटी में कैसे एडमिशन लें, आईआईटी को कैसे क्रैक करें, हाउ टू क्रैक आईआईटी आफ्टर 12th, क्योंकि आईआईटी में मतलब हमको आईआईटी कॉलेज में पढ़ना है और 12th के बाद हमको वहाँ जाना है, तो हम लोग कैसे आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक करें, ऐसा क्या करें कि हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएँ, क्योंकि इसके बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ग्लोबल रेस्पेक्ट, मतलब पूरी दुनिया रेस्पेक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे जो सैलरी है वो भी बहुत अच्छी सैलरी है, यहाँ का जो एलुमनाई नेटवर्क है वो भी बहुत अच्छा है, यहाँ की जो फैकल्टी है वो भी बहुत अच्छी है, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर कैसे एडमिशन लें, एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है।
तो उसका भी जवाब इस वीडियो में आपको मिल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू क्रैक IIT आफ्टर 12th। तो अगर आपको IIT क्रैक करना है तो आपको एक एग्ज़ाम होता है, उसको क्रैक करना पड़ेगा। टू गेट एडमिशन इनटू IIT यू नीड टू क्रैक JEE। अगर आपको IIT में एडमिशन लेना है तो आपको JEE को क्रैक करना होगा। JEE का मतलब होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। IIT में घुसने के लिए, IIT में एडमिशन लेने के लिए आपको क्लास 12 के बाद एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JEE बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हालांकि ये जो एग्जामिनेशन है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न। एग्जाम देना पड़ेगा, तो चलिए समझते हैं एग्जाम पैटर्न को। द एंट्रेंस एग्जाम इज कॉल्ड JEE। अब IIT में अगर आपको घुसना है, अगर आपको IIT में एडमिशन लेना है तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। वैसे यहाँ पर भी एक एंट्रेंस एग्जाम है JEE, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इट हैज़ 2 स्टेजेस। अब ये एग्ज़ाम 2 स्टेज में होता है, मतलब यहाँ पर 2 बार एग्ज़ाम होता है। अब उसको हम लोग एकदम डिटेल में समझते हैं। एक पहला हमारा होता है JEE मेंस होता है, दूसरा हमारा आता है दूसरा हमारा होता है JEE एडवांस। अब JEE मेंस में क्या होता है, ये फर्स्ट लेवल एग्ज़ाम होता है, और यहाँ पर एडमिशन अगर आप इसको क्रैक कर लेंगे, अगर आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम हो रहा है, अगर आप पहला वाला क्रैक कर लेंगे तो आप NIT में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और यहाँ पर JEE एडवांस के लिए एलिजिबिलिटी आपके लिए खुल जाएगा, अगर आप पहला वाला क्रैक कर ले रहे हैं। फिर अगर आप JEE एडवांस को भी क्रैक कर लेंगे तब आपको IIT में एडमिशन मिल जाएगा। बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? अब इसको एक तरीके से मैंने ओवरव्यू दिया है। अब यहाँ पर JEE मेंस और JEE एडवांस क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि JEE मेंस में क्या होता है, JEE एडवांस में क्या होता है। JEE के 2 पार्ट हैं, JEE मेंस और JEE एडवांस। JEE मेंस में अगर आप पास हो जाते हो तो आपको NIT और एलिजिबिलिटी मिल जाएगा JEE एडवांस को देने के लिए, तब जाके आप JEE एडवांस दे पाओगे। अगर आप इसको नहीं क्रैक किए हो तो आप इसको एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। सबसे पहले आपको इसको क्रैक करना पड़ेगा, ओके। अब एक तरीके से हमने देख लिया कि हाँ, जो एग्ज़ाम पैटर्न है JEE मतलब IIT JEE एग्ज़ाम हमको देना पड़ेगा। अब उसके भी 2 पार्ट हैं, JEE मेंस और JEE एडवांस। अब यहाँ पे हम लोग आगे बारी बारी से समझते हैं कि JEE मेंस क्या होता है और JEE एडवांस क्या होता है। तो यहाँ पर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू IIT इज कॉल्ड JEE। मतलब एंट्रेंस, अगर हमको IIT में घुसना है तो हमको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा JEE। और ये जो एग्ज़ाम है ये 2 पार्ट में बांटा गया है, एक हमारा मेंस होता है, हमारा मेंस है, और एक हमारा क्या होता है, एडवांस। तो समझते हैं JEE मेंस को और JEE एडवांस को। सबसे पहला हमारा आता है स्टेज 1 JEE मेंस। अब इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस। तो JEE मेंस का फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस। अब इसका पर्पस होता है एक्ट फर्स्ट लेवल और प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। मतलब अगर आपको IIT में एडमिशन लेना है तो ये सबसे पहला एग्ज़ाम होता है। अब अगर आप यहाँ पे पास होते हैं तो अगर आप पहले वाले एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको NIT में एडमिशन मिल जाएगा, IITs में एडमिशन मिल जाएगा, और अदर सेंट्रल फंडेड कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। इट इज़ ऑल्सो गेटवे टू JEE एडवांस। अब अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तभी आप JEE एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप JEE मेंस में फेल हो जाते हैं तब आप JEE एडवांस नहीं दे पाएंगे। मतलब ये लेवल 1 का है, अगर आप यहाँ पे पहुँचे हैं तभी आपको आगे जाने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इस स्टेज को क्लियर नहीं कर पाए हैं तब आप आगे कैसे जा पाएंगे। मतलब यहाँ पर आपको JEE एडवांस देने के लिए आपको JEE मेंस को क्वालिफाई करना होगा। बात क्लियर हो गया? अब इसको कौन कंडक्ट कराता है, ये एग्ज़ाम भाई कराता कौन है, कोई ना कोई तो करवाएगा। अब भाई इतनी बड़ी इंडिया है, यहाँ पे इतना बड़ा, मतलब जो इतने लोग इसके लिए पागल हैं, यहाँ पर जो इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन लेता है, तो वो लेती है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराती है। मतलब यहाँ पर जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। अब इस एग्ज़ाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स क्लास 11th और 12th का आता है। क्लास 11th और 12th का वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आता है।
अब यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ पर ये साल में 2 बार होता है, एक जनवरी में होता है और एक अप्रैल में होता है। और यहाँ पर हम लोग अगर 12th पास आउट कर चुके हैं तो 12th के मतलब एक 12th हो गया, उसके बाद 13, उसके बाद 14 होता नहीं है, मतलब यहाँ पर अगर आप 12th में हो, आप एक बार 12th में दे सकते हो, एक बार उसके 1 साल बाद दे सकते हो और एक बार उसके 1 साल बाद आप दे सकते हो जेईई मेंस। ठीक है, मतलब लगातार 12th को लेके आप लगातार 3 बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। यू कैन गिव अप इट 6 टाइम, मतलब देखिए आप 12th में आपको चांस मिलेगा, एक बार आप जैन में देंगे, एक बार आप अप्रैल में देंगे। ठीक है, हालांकि जैन और अप्रैल में जो बेस्ट होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग अगले साल अगर आप ड्रॉप लेते हैं, अगले साल आप फिर से जैन में देंगे और फिर से अप्रैल में देंगे। अब जनवरी और अप्रैल में जो सबसे बेस्ट होगा उसमें से इसको सिलेक्ट किया जाएगा दूसरी बार। ठीक है, फिर अगले साल अगर आप डबल ड्रॉप लेते हैं तो वहाँ पर भी जैन मिलेगा और अप्रैल मिलेगा। अब इसमें भी जो आपका बेस्ट रहेगा उसमें से भी मतलब आपको चूज़ किया जाएगा, जो बेस्ट रहेगा आपका वो एग्ज़ाम, वो नंबर कंसिडर किया जाएगा। तो हालांकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मतलब आप कुल टोटल 6 बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू ट्राई बोथ अटेम्प्ट ईच ईयर, मतलब अगर आप हर एक वो साल में मतलब 3 साल तक आप ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और यहाँ पर 2 बार एग्ज़ाम होता है, जनवरी में और अप्रैल में। अगर आप सारे एग्ज़ाम को देंगे तो टोटल आपके पास 6 अटेम्प्ट होते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। ओके, तो ये जेईई मेंस का कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल था। जेईई मेंस स्टैंड फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस, इसको एनटीए कराती है और यहाँ पर वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं और इसको एनटीए कराती है। और यहाँ पर हम लोग कॉन्जिक्यूटिव 3 ईयर तक 12 से 3 ईयर तक दे सकते हैं और ये टोटल 6 बार एग्ज़ाम होता है। अब बात करते हैं अपने सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन की, जो कि भारत का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है, JEE एडवांस। इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस। अब यहाँ पर जेईई मेंस में जो 10 लाख बच्चे बैठे हैं, उसके बाद वहाँ से छटने के बाद जो छट कर आते हैं उसमें से 2.5 लाख बच्चे यहाँ पर आते हैं और जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। अप्रॉक्स 2.5 लाख होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हाँ 2.5 लाख ही एकदम एग्जैक्ट होंगे, मतलब वहाँ पर कुछ आगे पीछे भी हो सकता है। अब जो लोग एलिजिबल होंगे जेईई मेंस देने के बाद उनको सिलेक्ट करती है और वो लोग यहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं। रिक्वायर फॉर एडमिशन इनटू आईआईटीज़, अब वहाँ पर जेईई मेंस जो था, जेईई मेंस अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको सिर्फ एनआईटी ट्रिपल आईटी मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको यहाँ पर जेईई एडवांस के थ्रू सिर्फ आईआईटी आपको मिलती है। ओके, इंडियाज़ मोस्ट प्रेस्टिजियस टेक इंस्टीट्यूट, मतलब और इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट क्या है, आईआईटी। आपको यहाँ पर जाने का मौका सिर्फ जेईई एडवांस से आपको मिल सकता है। अब इसको हर एक आईआईटी, मतलब जैसे आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, कुछ जोनल आईआईटी है जो यहाँ पर अपने हिसाब से कंडक्ट कराती हैं। मतलब सबको चांस मिलता है, तो रोटेशन के बेसिस पर हर एक आईआईटी अपने हिसाब से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। वन ऑफ द आईआईटी, जैसे आईआईटी दिल्ली है, जैसे इस बार आईआईटी बॉम्बे ने पेपर बनाया, तो अगली बार कुछ जो पेपर है वो आईआईटी दिल्ली बनाएगा, कुछ नहीं मतलब पूरा पेपर आईआईटी दिल्ली बनाएगा। अब आईआईटी दिल्ली बना दिया है तो अगला पेपर कोई और आईआईटी बनाएगा। मतलब यहाँ पर जो 7 जोनल आईआईटी हैं उनमें से रोटेशन वाइज आईआईटीज़ अपने हिसाब से पेपर बनाती हैं। और ये पेपर भी कैसा होता है, ये पेपर भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब यहाँ पर भी सीबीटी होती है। अब यहाँ का सिलेबस वो भी क्या है, सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है क्लास 11th का और क्लास 12th का। ठीक है, लेकिन यहाँ का जो लेवल है वो एकदम हाई चला जाता है। मतलब यहाँ पर एकदम ये नहीं है कि आप रट के जाओ आपको हो जाएगा, यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, आपका जो थिंकिंग लेवल है वो बहुत एडवांस होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, एडवांस पड़ गया है। और यहाँ पर अगर आपकी सोच अच्छी डेवलप हो चुकी है, मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चन करने से मतलब नहीं है, आप जो क्वेश्चन करो सही क्वेश्चन कर आओ, तब जाके यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है। अब खास बात ये है कि जेईई एडवांस में हमको ये नहीं पता होता है कि यहाँ पर पेपर कैसा आने वाला है, पेपर कितने मार्क्स का आएगा,
क्या क्या पैटर्न रहेंगे पेपर के, ये सब वहाँ पर कोई डिटेल नहीं रहता है। हालांकि जेईई मेंस में वहाँ पर शायद 300 मार्क्स के पेपर होते हैं और 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको क्वेश्चन पैटर्न नहीं पता होता है। पैटर्न क्वेश्चन आर मोर कॉन्सेप्चुअल एंड एनालिटिक देन जेईई मेंस, मतलब यहाँ पर जेईई मेंस के कंपैरिजन में यहाँ पर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं और बहुत ज़्यादा एनालिटिक वाले होते हैं। पेपर पैटर्न चेंजेस एवरी ईयर। अब यहाँ पर पेपर पैटर्न भी क्या होता है, हर साल चेंज होता रहता है, एवरी ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी रूल क्या है, अगर आपको जेईई एडवांस देना है तो आप जेईई एडवांस सिर्फ 2 बार दे पाओगे। यू कैन अटेम्प्ट जेईई एडवांस ओनली ट्वाइस इन 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही बार जेईई एडवांस होता है हर साल में। एक आप 12 में दे पाओगे, एक आप 12th में दे पाओगे, और एक 12th के बाद जो ड्रॉप लोगे ड्रॉप ईयर में। बस सिर्फ 2 साल तक आप आईटी का जेईई एडवांस पेपर आप दे सकते हो। और मस्ट हैव क्वालिफाई जेईई मेंस विथ हाई रैंक, और यहाँ पर एग्जाम आप तभी दे पाओगे जेईई एडवांस का जब आपका जेईई मेंस में अच्छा रैंक आया होगा। मतलब अगर आप 250 रैंकर्स के अंदर आए होगे तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगे। अगर आप जेईई एडवांस ही आपका खराब है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ओके, तो हमने डिटेल में समझ लिया जेईई मेंस क्या होता है, जेईई एडवांस क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग 11th में भी जस्ट गए हैं, हम लोग जान चुके हैं कि हाँ आईआईटी भी एक चीज़ होती है, इतनी फेमस क्यों है और कहाँ कहाँ आईआईटी है, इसका एग्जाम पैटर्न भी समझ चुके हैं। हमको पढ़ना क्या क्या होगा, हमको कौन कौन से सब्जेक्ट को टैकल करना होगा। तो यहाँ पर हालांकि मैंने इससे पहले बताया है कि यहाँ पर क्या क्या कवर करना होगा, तो ये मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर आपको मास्टर करना होगा फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथमेटिक्स को, मतलब आपको यहाँ पर एकदम महारथी बन जाना होगा इन सब सब्जेक्ट्स में। ठीक है, दीज सब्जेक्ट आर द टेस्टेड इन बोथ जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। अब इन्हीं सब्जेक्ट का मतलब इन्हीं सब्जेक्ट को अगर आप मास्टर कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं का एग्जाम क्या होता है, इन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं क्या, कहाँ पर, जेईई मेंस में और जेईई एडवांस में। दे रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अगर आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब आप जो पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें पढ़ाई करते समय आप रटने वाला काम नहीं, वहाँ पर सिर्फ समझना रहेगा। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपका जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, अब हम लोग कब स्टार्ट कर सकते हैं आईआईटी की तैयारी। ठीक है, हाँ आपको पता लग गया कि हाँ आईआईटी भी एक चीज़ होती है, यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये होता है, लेकिन स्टार्ट कब से करें, बेस्ट टाइम कब होगा। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि अभी तो 10th देकर आए हैं, अभी बाद में करते हैं, अभी तो बोर्ड देकर आए हैं। लेकिन बात करें अगर इसकी सबसे बेस्ट टाइम की, तो क्लास 11th होता है। और अगर आपको पहले पता लग गया है आईआईटी जेईई के बारे में, तो आप क्लास 9th और क्लास 10 में ही फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं आईआईटी का, और फिर क्लास 11th में क्लास 11 12 का सिलेबस पढ़ते जाइए। यू कैन स्टार्ट आफ्टर 12th। अगर आपको एकदम बाद में पता लगा है कि हाँ आईआईटी, मतलब अगर आप 12th पास आउट कर चुके हो, आपको बाद में लगा है कि आईआईटी में एक एग्ज़ाम होता है, तो आप दे सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए सिर्फ 1 साल मिलेगा। देन यू विल नीड टू टेक अ ड्रॉप ईयर टू फोकस ओनली ऑन प्रिपरेशन, और आपको सिर्फ ड्रॉप ईयर में सिर्फ उसी पर वो फोकस करके प्रिपरेशन करना होगा। हालांकि मुझे ड्रॉप ईयर में ही एक तरीके से 12th में ही पता लग गया था, लेकिन 12th के लास्ट में पता लगा था। मैंने इसके लिए अप्लाई किया था, हालांकि मेरी कोई तैयारी नहीं थी। ठीक है, अब उसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में बात करते हैं कि मेरे बारे में, ठीक है, मेरे बारे में बाद में डिटेल में बात करते हैं। लेकिन बस आप इतना समझ जाइए कि अगर आप क्लास 11th में हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप क्लास 9 10th में हो तब तो आपके लिए और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। आप अपना 9 10 का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और 11 12 का सिलेबस पार्शली पढ़ते जाइए। लेकिन अगर आप क्लास 12 में हो और पास आउट होने वाले हो, तब भी आपको 1 साल मिलेगा, आप उस 1 साल में बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर तैयारी कैसे करनी है। लोग बोलते हैं, अभी जस्ट सर आप ही ने बोला था कि मेरे दोस्त कोटा चला गया आईआईटी की तैयारी के लिए, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, या फिर मैं कैसे तैयारी करूँगा। ठीक है, मतलब कोचिंग ऑप्शंस आप ढूंढ रहे हो कि कैसे तैयारी करूँगा, या फिर क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिससे मैं तैयारी कर पाऊँ। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है, आपको कोचिंग के लिए 3 तरीके से आपको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा।
पहला ऑफलाइन कोचिंग, आपके पास अगर पैसा है आप खर्च करो और चले जाओ कोचिंग ऑफलाइन, ठीक है। वहाँ पे पैसा उड़ाओ, आपको फैसिलिटी मिल जाएगी, अच्छे अच्छे टॉप रैंकर्स या फिर टॉप फैकल्टी मिल जाएगी, जो कि कोटा में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, वाराणसी में है, और भी बहुत सारी जगह पे हैं, ठीक है, जो कि फेमस हैं जेई के लिए। आप वहाँ पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। अब जिनके पास पैसा नहीं है, जो कुछ बजट में खोज रहे हैं, वो ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग। जैसे बहुत सारे यहाँ पर मैंने नाम लिखा हुआ है और इसमें मेरा चैनल भी इंक्लूड होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा आता है हमारा सेल्फ स्टडी। हालांकि यहाँ पर टीचर्स मेहनत करवा रहे हैं, मॉड्यूल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली फोकस आप ही को करना होगा, ठीक है। यहाँ पर भी टीचर आपको गाइडलाइंस दे रहा है, सब कुछ दे रहा है यहाँ पर भी, लेकिन फोकस आप ही को करना होगा। यहाँ पर सेल्फ स्टडी है, यहाँ पर आपको कोई फोकस नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको फोकस ज़्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको गाइडलाइंस नहीं मिल रहा है। सेल्फ स्टडी में आप अपने मन से क्या कर रहे हो, सब तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपको गाइडलाइंस नहीं मिल रहा है तो आप किसी मेंटर को हायर कर लो, या फिर किसी के कॉन्टेक्ट में आ जाओ जो कि खुद IITian है, ठीक है। क्योंकि सेल्फ स्टडी में थोड़ा डाउट होता है कि हाँ मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बस यहाँ पर जो ऑनलाइन टीचर हैं या फिर वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो वहाँ के टीचर आपको फोकस भी करते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं कि हाँ बेटा हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन वाले में तो एकदम इंटरेक्शन भाई, सामने सामने, वो तो अलग ही लेवल का होता है। लेकिन वहाँ पर देखिए, कुछ बच्चे जाते हैं वहाँ पर, कुछ बच्चे नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। अब यहाँ पर भी ये वाला तो सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा डाउट होता है इसमें सेल्फ स्टडी में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है, आपको NCERT तो पढ़नी ही है, एडवांस लेवल के बुक सॉल्व करने हैं, और यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट हमेशा देना होगा। मॉक टेस्ट देंगे तभी वो चीज़ हो पाएगा। तो ये कुछ कोचिंग के ऑप्शन है जो मैंने बता दिया है। अब इस चैनल पे भी आपको बहुत सारे फ्री मटेरियल मिल रहे होंगे। अब ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो चैनल पे बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हुए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरा भी थोड़ा आप देख लीजिएगा। अगर आपको जैसे देखिए, किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर आपको सही लगे तो आप पढ़िए, अगर आपको सही नहीं लगे तो आप मतलब जिसका भी आपको सही लगे आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया। अब हमारा अगला टॉपिक आता है बुक्स यू शुड फॉलो। अब यहाँ पर कौन कौन से बुक हमको फॉलो करने हैं, ऐसे कौन कौन से बुक है जो हमको फॉलो करने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट तो बात कर चुके हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथमेटिक्स हो गया। तो यहाँ पर फिजिक्स के लिए आपको सॉल्व करना होगा। देखिए NCERT तो मस्ट है, क्योंकि बोर्ड हमको देना है तो NCERT तो सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। अगर आप फिजिक्स के साथ मतलब NCERT के बाद अगर आप HC वर्मा सॉल्व कर ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि HC वर्मा भी बहुत अच्छी किताब है। और उसके बाद DC पांडे भी, देखिए यहाँ पर कोई एक बुक लगाइए, लेकिन एकदम अच्छे से लगाइए। HC वर्मा लगाइए या फिर DC पांडे लगाइए, लेकिन DC पांडे और HC वर्मा दोनों अपने हिसाब से सही है। यहाँ पर मतलब दोनों ले सकते हैं, लेकिन NCERT एकदम मस्ट है, ये तो एकदम मस्ट है, इसको तो सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। अगला हमारा आता है केमिस्ट्री में भी तो NCERT एकदम क्या है, मस्ट है, क्योंकि केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली क्या होते हैं NCERT के लाइन से ही उठकर आ जाते हैं। अब NCERT मस्ट है ही, साथ साथ में यहाँ पर OP टंडन हो गए, MS चौहान हो गए, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या है, फेमस है। अगला हमारा आता है मैथमेटिक्स। हालांकि मैथमेटिक्स का NCERT उतना सफिशिएंट नहीं है, हम बोल सकते हैं साफ साफ NCERT उतना सफिशिएंट नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन एकदम भाई एकदम धुआं वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप NCERT सॉल्व कर रहे हैं, RD शर्मा सॉल्व कर रहे हैं, तब भी आपको कुछ होने वाला नहीं है। आपको सिंगेज या फिर अरिहंत की जो सीरीज़ है उसकी बुक लेना पड़ेगा। मेरे पास अरिहंत का है, शायद रखा हुआ होगा, मैं कभी आपको दिखा दूंगा। तो सिंगेज या सॉल्व कीजिए या फिर आप अरिहंत सॉल्व कीजिए। मेरे हिसाब से सिंगेज अरिहंत में दोनों सही है, आपको जो सही करे, आपको जो दिल लगे आप उसको ले लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स की बात हो गई कि हाँ आपको बुक्स कौन कौन से लेने हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी, मतलब एग्ज़ाम में किन किन बातों पर फोकस करें। तो सबसे पहली बात होता है टाइम मैनेजमेंट। फोकस ऑन टाइम बाउंड प्रैक्टिस एंड एक्यूरेसी, मतलब अपने टाइम पर फोकस कीजिए कि लिमिटेड टाइम में हम लोग कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं और उसकी एक्यूरेसी क्या है। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब आप इसमें
इस एग्जाम में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको लगातार देना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आपको किसी एग्जाम को क्रैक करना है। अब आप सारी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आपका जो मिस्टेक है आप उस पर एनालाइज नहीं कर रहे हैं। तो अगला अगला पॉइंट हमारा आता है एनालाइज योर मिस्टेक। आप अपने पॉइंट को एनालाइज कीजिए कि हाँ, सॉरी, मिस्टेक को एनालाइज कीजिए कि हाँ मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया, अब इसके बाद मुझे यहाँ पर ये चीज़ करना होगा। उसके बाद अच्छी नींद लीजिए और स्लीप कीजिए ताकि आपका जो दिमाग रहे वो क्या रहे, वो चीज़ को रिटेन कर पाए अच्छे से। अगर आप सोएंगे तो वो चीज़ अगर आपके माइंड में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। अब हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारा फाइनल गोल होना क्या चाहिए? फाइनल गोल, गेट अ गुड रैंक। आपको जेई एडवांस में अच्छा रैंक लाना है। ठीक है, गेट अ गुड रैंक, गुड रैंक, ठीक है, मतलब ऑल इंडिया रैंक, AIR, आपको बहुत अच्छा AIR लाना है। अच्छा, यहाँ पर AIR का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप जान लीजिए ऑल इंडिया रैंक होता है। तो जेई एडवांस में आपको बहुत अच्छा ऑल इंडिया रैंक लाना होगा, क्योंकि यहाँ पर मतलब पूरे इंडिया से देश भर के बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं। तो उनमें से अगर आप सबसे बेस्ट करोगे तभी आपका सिलेक्शन IIT में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फाइनल गोल हमारा क्या है, गेट अ गुड AIR, ऑल इंडिया रैंक। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं 10 लाख बच्चे, अगर आप उनमें से 1000 रैंक लाते हो तो आपको IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली जैसे बड़े कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप 5000 रैंक लाते हो तो वहाँ पर गुड ब्रांच, मतलब कोई भी ब्रांच आपको अच्छे से मिल जाएगा किसी भी IIT में। ठीक है, और अगर आप 10,000 रैंक लाते हो तो यहाँ पर एक डिसेंट IIT मिल जाएगा, और जो अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब उतना अच्छा नहीं रहेगा तो बाकी के ऊपर वाले जो IIT थे उसके कंपैरिजन में, क्योंकि रैंक कम आई है ना, इसीलिए रैंक ज़्यादा लाओ तो अच्छा IIT में जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बच्चे भी ये वीडियो देख चुके हैं लेकिन उनका IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं। इसके अलावा भी जेई एडवांस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसके थ्रू आप IIT में जा सकते हो, क्योंकि दुनिया क्या है, रुकती नहीं है, वो हमेशा चलती रहती है। दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। एक टाइम होता है ना, टाइम किसी रुकता है, किसी के लिए नहीं रुकता। तो हमको, अगर हम लोग एग्ज़ाम में फेल हो गए तभी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग IIT में किसी और तरीके से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको IIT में जाना है BTech के लिए, तब आपको सिर्फ जेई एडवांस देना पड़ेगा, और वो आपका सपना तब पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपका बस सपना ये है कि अगर आपको सिर्फ जाना है IIT में, तो उसके लिए बहुत सारे चांसेस हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से, यहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है कि हाँ आप किस किस तरीके से IIT में जा सकते हैं अदर देन जेई एडवांस। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और अच्छे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।